तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भाई बहन। ये हिंदी साहित्य की बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, जिनको साहित्य में बंग महिला का उपाधि दिया गया है, उनके द्वारा लिखा गया है। बड़ा ही बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन अपने अंदर बहुत ही गहराई वाला मुद्दा लिए हुए है। और वो ये है कि हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उस वक्त लोगों की मानसिकता क्या थी, और अपने देश के प्रति या अपने देशी सामानों के प्रति लोगों का क्या विचार था, लोगों का क्या सोच था। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि अचानक से लोगों में जुनून और जोश आता है कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करो, देसी चीज़ अपनाओ, दिवाली में हमारे भारत के कुम्हारों द्वारा बना हुआ दीपक जलाओ, है ना, मिट्टी का बना हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिक टिम टिम करने वाली लाइट को छोड़ दो, त्याग दो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जितना ही हम लोग विदेशी सामान खरीदेंगे, पहली बात तो उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं रहती है, बहुत ही चीप कॉस्ट पे बनाया जाता है। और दूसरी बात कि जितना खरीदारी हम बाहरी चीज़ों का करेंगे, जितना आयात करेंगे उन सामानों का, आयात मतलब इम्पोर्ट, उतना ही हमारे देश का मुद्रा धन उस देश को मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। हमारा क्या होगा? हमारा तो खर्च होगा। तो अगर अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, जो कि आधारशिला है किस चीज़ का? हर मजबूती का। देश में अगर लंबा चौड़ा रास्ता चाहिए, देश में अगर अच्छे अस्पताल चाहिए, देश में अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, अमीरी चाहिए, गरीबी को हटाना है देश के अंदर, तो क्या करना होगा? स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना होगा, स्वदेशी चीज़ों के बारे में आपको सोचना होगा। इसी के बारे में ये कहानी है। आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। तो नाटी इमली भी कोई एक स्थान है, वहाँ का भरत मिलाप है। भरत मिलाप मतलब रामलीला चल रहा होगा, तो रामलीला में भरत मिलाप होगा। भरत मिलाप मतलब भरत जी मतलब राम जी अयोध्या लौट रहे हैं, और लौटने पर भरत, जो अब तक उनके पैरों का पादुका यानी उनके पैरों का जो खड़ाऊ था, वो सिंहासन पे रख के उसी का पूजा करते थे और उसी से पूरा अयोध्या नगरी चलाते थे। सिंहासन पे कभी नहीं बैठे भरत, इतने आदर्श भाई थे। तो आज राम जब लौट रहे हैं तो भरत और राम का मिलाप होने वाला है, नाटक में यही होगा। तो वही नाटक देखने के लिए जिस जगह पे नाटक होगा वहाँ पर मेला लगा हुआ है। गाँव जितने लोगों का है ना, वो लोग जानते होंगे, जितने लोगों का गाँव है वो लोग देखे होंगे कि गाँव में जिस दिन रामलीला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो दिन कौन-सा होता है? दशहरे का दिन होता है ना? उस दिन बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है। तो बहुत कुछ नौटंकी और नाटक हो रहा होता है रामलीला में, तो वही यहाँ हो रहा है। नाटी इमली का भरत मिलाप है। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के-लड़की को लेकर मेला देखने जा रहे थे। सबसे पहला कैरेक्टर कहानी का कौन पढ़े हम लोग? जयराम जी, जयराम दास जी। जयराम दास जी दोनों तरफ अपने बेटे-बेटी को ले लिए थे, एक हाथ में बेटा, एक हाथ में बेटी। मेला देखने जा रहे थे। दोनों भाई-बहन अपने पिताजी के हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ भी हो, लेखिका कह रही है कि भाई का नाम जो भी हो, लेकिन बड़ा गोरा था, बहुत गोरा था रंग में, इसीलिए लोग उसको साहब बुलाते थे। ये उन दिनों की बात है, हमारे देश में जब अंग्रेज़ लोग शासन करते थे ना, तो उनके गोरे रंग की वजह से उनको साहब पुकारते थे सारे भारतीय। तो उनको साहब कह के पुकारा जाता था। साहब की उम्र कोई 11 साल की थी, पर बहन की उम्र 6-7 वर्ष की थी। उसका नाम तो सुंदर देई था, बहन का नाम क्या था? सुंदर देई। देवी को देई बोल दिया जाता है, सुंदर देई। लोग प्यार से उसे सुंदरिया कहते थे। एक आने की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने चली थी। एक आना, 16 आने में 1 रुपया होता है ना, सुने होगे तुम लोग। 4 आना, 8 आना, 16 आना। 8 आना मतलब 50 पैसा, 4 आना मतलब 25 पैसा, 16 आना मतलब 1 रुपया। तो जब गाँव में मेला देखने जाते हैं बच्चे, तो घर के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग उनको पैसे देते हैं। जैसे ईद मनाया जाता है तो ईदी बटोरते हैं लोग, तो बड़े बुजुर्ग लोग मेला देखने के लिए पैसे देते हैं। कोई 10 रुपया दे दिया आज के ज़माने में, कोई 50 रुपया दे दिया, कोई 100 रुपये दे दिया। तो उस ज़माने में बड़ा सस्ते का ज़माना था। तो 1 पैसा, सॉरी 1 पैसा नहीं, 1 आने का वैल्यू पैसे से ज़्यादा होता है। तो लेकर जा रही थी और बड़े गुमान में थी, मेला देखने जा रहे हैं हम। कितना पैसा है भई? 1 आना है। उसी के भरोसे जो भी चीज़ें देखती थी उसी पे टूट पड़ती थी। कहती थी, बाबूजी ये भी खरीद दो ना, वो भी खरीद दो। अब उसका भाई उसके इस भोलेपन पर हँस देता था। जब सुंदर 10-12 चीज़ों का नाम लेकर कहने लगी,
मैं यह मोल लूँगी, मैं यह मोल लूँगी मतलब खरीदूँगी, पैसे देकर खरीदूँगी। तब साहब ने कहा हँसी उड़ाते हुए, मज़ाक उड़ाते हुए उसका, बहन का, "वाह जी! तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल हैं। एक आने में 3-4 पैसा?" तो अपनी बहन को चुटकी लेके मज़ाक उड़ा रहा है, कह रहा है, "वाह, वाह, वाह! टोटल 3-4 पैसे लेके निकली हो। इतनी सारी चीज़ें कैसे ले सकती हो?" "मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूँगा। केला खरीदूँगा, नारंगी खरीदूँगा" नारंगी मतलब ऑरेंज, "अमरूद खरीदूँगा, गुआवा, रेवड़ी खरीदूँगा" रेवड़ी देखे होंगे, वो मकर संक्रांति में मिलता होगा। अंदर बहुत ही सॉलिड सा मीठा होता है, ऊपर से तिल लगा रहता है, चिपका हुआ रहता है, रेवड़ी होता है। अलग-अलग शेप में बिकता है, लंबा-लंबा भी बिकता है, पेंसिल जैसा। हुँ? फिर चिपटा सा रोटी जैसा भी बिकता है, वो रेवड़ी होता है। नान खटाई खरीदूँगा, नान खटाई क्या है? कुकीज़, जो हम लोग कुकीज़ बोलते हैं, मोटे-मोटे बिस्किट हाथ के बनाए हुए। मेरे पास बहुत से पैसे हैं। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव प नहीं पड़ा। सुंदरिया पे अपने भाई की इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सुंदर की माँ हमेशा उसको कहती थी, बचपन से ही सिखाती थी। पुराने ज़माने में माएँ लड़कियों की मेंटालिटी वैसे ही बना देती थी, बचपन से सुना-सुना के। क्या कहती थी? "बेटी, तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज़ में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए।" ये उस ज़माने की माँओं की मेंटालिटी होती थी, बच्चियों को हमेशा दबा कर रखा जाता था। भाई ज़्यादा, आज के ज़माने में भी कई बार होता है, भाई पढ़ रहा होता है अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बहन को डाल दिया सरकारी स्कूल में, ऐसा होता है। बहुत सारे परिवार में ऐसा है। सब परिवार में नहीं है, है। बहुत सारे परिवार में है। माँ की यह बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती थी। कौन-सी बात भई? भाई है, उसको ज़्यादा मिलेगा, भैया को। मैं बहन हूँ, छोटी हूँ, मुझे हमेशा कम। और उसे यह भी दृढ़ विश्वास था कि 4 ही पैसे में सब मोल ले सकती हूँ। ये बात तो था कि भैया को ज़्यादा मिलेगा, और ये भी विश्वास था कि मेरे पास जो है वो कम थोड़ी ना है, बहुत कुछ खरीदूँगी उसी से। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा ना हुआ। सुंदरिया का भाई साहब जब ये देखा कि इतना चिढ़ाने के बाद भी मेरी बहन चिढ़ी नहीं, गुस्सा नहीं हो रही है, चिल्ला नहीं रही मेरे ऊपर, तो कुछ और कायदा अपनाने लगा उसको चिढ़ाने के लिए। जिसके हृदय में संतोष है, उसी ने सब कुछ भर पाया। अब सुंदरिया के मन में तो संतोष था ना, काफ़ी संतुष्ट लड़की थी, छोटी बच्ची थी। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं है, यह बातें उसे कभी कभी दुःख नहीं दे सकती थी। साहब के लिए सब कुछ है और मेरे लिए कुछ भी नहीं, इस तरह की बात उसको कभी दुःख नहीं दे सकती थी। निज अवस्था में संतुष्ट रहना, निज अवस्था मतलब खुद जिस अवस्था में हैं, थोड़ा-सा ही पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा ही पाएँगे, इसी में संतुष्ट हैं। इस तरह का फीलिंग्स उसके अंदर था, उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम होता है। वो ये जानती थी कि ऐसा चलना कौन लोग चलता है ऐसे? बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह से हरकत करता है कि मेरे पास जो है, उसी में संतुष्ट, खुश। साहब सुंदर की मूर्खता की बातें पिता से कहने लगा। अब साहब गया और जाकर अपनी बहन की मूर्खता की बातें अपने पापा को सुनाने लगा। वह बेचारे साहब के मतलब को नहीं समझ पाए। साहब किस मतलब से गया था बोलने के लिए? थोड़ा पापा भी मेरे साथ मिलके हँसेंगे, किसके ऊपर? बहन के ऊपर। मैं और पापा दोनों मिलके थोड़ा हँसेंगे सौंदर्या पे, तब वो थोड़ी जलील होगी। लेकिन पापा समझ नहीं पाए फीलिंग्स। उनके लिए तो बेटा-बेटी समान है ना। क्यों हँसने लगे भाई? बेटे के उकसाने पर बेटी पर? क्यों हँसेंगे? ऐसा हँसेंगे तो अन्याय करेंगे ना। खैर वो अपने बेटे का मतलब समझ भी नहीं पाए कि वो मज़ाक उड़वाना चाहता था अपनी बहन का। वो बोले, "हाँ बेटा, पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक़्त सब ले देंगे।" लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। बेचारा भाई निराश हो गया। क्यों निराश हो गया? बहन को मज़ाक उड़ाना चाह रहा था, खूब खिल्ली उड़ाना चाह रहा था कि हम खूब हँसें और वो खूब नाराज़ हुए। पापा को भी बोल के हँसाना चाहा, लेकिन पापा नहीं हँसे। बेचारा निराश हो गया और बहन को लगा समझाने कि देख बहन, तू जो सोच रही है ऐसा होगा नहीं, उतने कम पैसे में इतना कुछ नहीं मिलेगा। और साहब की तुलना किससे की गई है? मदरसे के मौलवी बाबा से या किसी स्कूल के लोअर कैटेगरी के टीचर से। होता क्या है, मदरसे में जो मौलवी बाबा होते हैं, उनके ऊपर भी कोई होता है, हेड।
तो मौलवी बाबा को अगर कुछ कंप्लेन करना होता है, तो मान लो किसी बच्चे के खिलाफ कंप्लेन की है अपने ऊपर वाले लेवल के टीचर को, मौलवी को, तो मान लो मौलवी बाबा डांट दिया अगर, चुप रहिए, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, वो बच्चा ठीक बोल रहा है, तो बस बेचारे अपना समूह बना के चुप हो जाते हैं। वही हाल स्कूलों में लोअर लेवल के टीचर्स का होता है। अब मान लो किसी बच्चे के खिलाफ कंप्लेन करने गया टीचर प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल ने कहा तो क्या बुराई है, बच्चे ने अगर ऐसा कहा तो ठीक ही तो कहा, तो टीचर बेचारा मायूस हो जाएगा, मेरी ही बेइज्जती हो गई, हमारा ही लस्सी हो गया। साहब का भी वही हाल हुआ। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में ले लिया, एक-एक चीज़ का नाम बोलता हुआ, एक-एक पैसा सुंदर को देकर बोला, पहले एक चीज़ का नाम ले रहा है, देखो 1 पैसा तुम्हारा, 1 केला हो गया, दूसरा पैसा 1 ऑरेंज हो गया, तीसरा पैसा 1 गुड्डा हो गया, चौथा पैसा 1 गुड़िया हो गई। अब कहाँ से लाओगी? 4 ही चीज़ तो मिलेगा। इतना कुछ कैसे सपना संजो रही हो तुम? और फिर अपना दिखाने लगा। देखो, मैं तो सब चीज़ें ले सकूँगा। तब बेचारी सुंदर देवी को समझ में आया और बेचारी भोली-सी थी, छोटी बच्ची थी ना, भाई के मुँह की ओर देखने लगी, निराश होकर और बोली, "तो क्या उसमें से थोड़ा मुझको नहीं दोगे भैया? थोड़ा तो दोगे ना? तुम्हारे पास तो ज़्यादा रहेगा।" सुंदर की इस बात पर साहब को लज्जित होना पड़ा। अब साहब भी तो छोटा ही बच्चा था ना, तो अपनी बहन की बात को सुनकर थोड़ा लजा गया, शर्मा गया। मेला देखकर निज इच्छानुसार चीज़ें लेकर दोनों भाई-बहन पिता के संग घर लौट आए। मेला देख लिए, अपनी-अपनी मर्ज़ी के सामान खरीदे पिताजी के साथ और घर आ गए। एक दिन शाम को, अब यहाँ से मेन मुद्दा शुरू हो रहा है। एक दिन शाम को साहब के एक बड़े भाई भी थे। उनका नाम था श्री राम। पुराने ज़माने में होता था ना कि बड़ा भाई लोग बहुत बड़ा है, पिता पिता समान होता था। छोटा भाई जो है बेटे समान होता था। इतना बड़ा-बड़ा डिफ़रेंस होता था। एक दिन श्री राम दिए के उजाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोला, "बड़े भैया, देखो साहब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है। तुम्हारी किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है भैया।" अब वो बड़े लोगों की किताब पढ़ रहे थे, तो बड़े किताब में थोड़ी ना तस्वीर रहता है। छोटे बच्चों के यहाँ डेमोंस्ट्रेशन के लिए बहुत सारा तस्वीर वगैरह लगा रहता है, इलस्ट्रेट करने के लिए। तुम्हारी किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है। इतने में साहब बोल बैठा, "अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो। मैं आज जो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूँ, सो तुमने तो देखी ही नहीं।" ये कहकर साहब दौड़ के गया और अपनी रेलगाड़ी को लाकर बड़े भैया को और छोटी बहन को बड़े एनर्जी के साथ दिखाने लगा। सुंदरिया भी जब देखी कि साहब गया है और वो चाबी वाली रेलगाड़ी लाके दिखला रहा है, चाबी बैठा, रेलगाड़ी छुक 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 चलने लगी। जब देखी तो सोची हम क्यों पीछे रहे, हम भी गए, मतलब हम भी जाए ले आए। दौड़ के गई, 1 पैसे में मिट्टी का खिलौना खरीदी थी वो लेके आई। वह भी चट उस खिलौने को ले आई, मिट्टी का खिलौना। सुंदर के इस काम पर साहब हंसकर बोला, 1 पैसे की मिट्टी का खिलौना लेकर चली है दिखाने। देखो मेरी गाड़ी में चाबी लगा देने से कैसे दौड़ती है। सुंदरिया बेचारी उदास होकर बड़े भैया की तरफ देखने लगी। तब श्री राम हंसकर बोले, इधर आ बहन, इधर आ। ये जो तेरा खिलौना है ना, बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है। साहब तो पूरा बेवकूफ है। ये गधा बेमतलब का 5 आने पैसे दूसरे देश के कारीगरों को दे आया। 5 आने में ये रेलगाड़ी खरीदा है। साहब ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया। जब वो जब साहब सुना कि 5 आने दूसरे देश के व्यापारियों को दे आया, तो बोलने लगा, दूसरा देश कैसा भैया? मैं तो रामदीन बिसाती से यह गाड़ी मोल लाया हूँ। अब गौर करना, रामदीन बिसाती कौन है? तो एक फेरी वाला है। फेरी वाला जानते हो ना, वेंडर वेंडर जो सामान बेचते हैं लोग। अब तुमसे अगर हम बोलेंगे, तुम क्या ये L18 का नेल पॉलिश खरीदी हो, ये कौन सा चाइनीज़ मॉडल का कंघी खरीदी हो, ये तो तुम जो यहाँ से खरीदी हो चाइना को पैसा देके आ गई, जापान को देके आ गई। फ़ोन खरीदे हुए MI का, ये तो चाइना का है, वहाँ गया तुम्हारा पैसा। तुम बोलोगे कहाँ सर? तो हमारे पिकनिक गार्डन में दुकान है, उसको देके आ रहे हैं, बंगाली बाबू है एक ठो, वहाँ से खरीदे हैं, बंगाली आदमी है, उसको दिए हैं पैसा। अब इसी बात को आपको समझना है। हम जो पैसे बंगाली को दे रहे हैं, बिहारी को दे रहे हैं, गुजराती को दे रहे हैं, वो हमारे देश में नहीं रह रहा है पैसा, वो पैसा जा रहा है थ्रू दैट मटेरियल बाहर के देश को।
चीज़ों को, इम्पोर्ट किए हुए चीज़ को खरीद रहे हैं, तो पैसा तो बाहर जा रहा है। श्री राम बोले, हाँ, मोल तो तुमने रामदीन से ही ली, सही है, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं है ना, बनाया तो जर्मनी के कारीगरों ने है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, और इंग्लैंड का दुश्मन कौन था? जर्मन। तो बनाया तो है इसे जर्मनी वालों ने। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं गया? चलो मान लो तुमने तो बिसाती को दिया, बिसाती ने पैसा किसको दिया? फेरी वाले ने। वो तो जर्मनी वालों को दे के आ रहा है, उनसे सामान खरीदा है, पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं? वे लोग तो हर तरह से मोटे ताजे हैं, हर तरह से मोटे ताजे हैं, मतलब धन में, संपत्ति में, खाना पीना में, जमीन जायदाद में मोटे ताजे हैं लोग, संपन्न हैं। और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं, उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। अब सोचो, हमारे देश का जो कारीगर है, जो मिट्टी का गुड्डा बना रहा है, गुड़िया बना रहा है, सारा दिन मेहनत करके मुश्किल से एक दो गुड्डा गुड्डी बना पाता है, और वो भी कोई देश वाले खरीदते नहीं है उसको, हमारे देश के लोग खरीदते नहीं है, तो उसका तो बेचारा नमक रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पा जाएं, वे लोग मतलब कौन? हमारे देश के गरीब कारीगर, तो उनको पेट भर खाने को मिल जाता है। खैर सुनो साहब, श्री राम अपने छोटे भाई को प्यार से समझाना शुरू किए। इस समय हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, ना तुम्हें रंज होता। तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि देखो साहब, इस समय अगर मैं तुमको ये सब नहीं बताता तो तुमको शायद दुख भी नहीं होता, रंजिश भी नहीं होती, कोई तकलीफ भी नहीं होती मुझसे। किंतु परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है, वह पहले आप ही नीचा देखता है। ये श्री राम ने एक बहुत धार्मिक बात अपने छोटे भाई हरि राम को समझाया, यानी साहब को समझाया। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि तुमने अपनी बहन सुंदरिया को तकलीफ दिया ना, उसे नीचा दिखाने का कोशिश किया, तुम खुद के अंदर नीचता महसूस कर रहे हो। प्रकृति का नियम है, जो भी दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, वो सबसे पहले उसी खड्डे का शिकार हो जाता है। तो तुम अगर उसको नीचा नहीं दिखाते तो शायद तुम अपने आप पर भी नीचा नहीं महसूस करते। न तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते, न आप देखते। तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे हो, पर बड़े ही अभिमानी हो, बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया। शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले तो तुम एक काम करो कि तुम्हारा जो असली नाम है ना, अब आज के बाद तुम उसी नाम से पुकारे जाओगे। तुम्हारा असली नाम है हरिराम। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बातें और सुन लो तुम। यह तो तुमने जान लिया कि इसे बनाया है किसने। अब ज़रा सोच कर देखो, इसे खरीदने से हमारे देश को हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं? आज तुमने इसे मोल लिया है ना, 2 दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे। परंतु ऐसे ऐसे तुच्छ तुच्छ यानी कि छोटे छोटे मोटे खिलौने के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं। इसी तरह छोटी मोटी चीज़ों का नाम ले लो, जैसे सुई हो गया, डोरा हो गया, कंघी हो गया, दिया सलाई हो गई, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन सब के लिए भी कितने रुपए दूर देश वालों के पास चले जाता है हमारे देश का। उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाएगी। लेखा लगाने से मतलब अगर उनका रिकॉर्ड रखा जाए कि कितना सामान हम लोग बाहर से खरीदे और कितना सामान अपने देश का उन्हें दे दिए। अब ये बात शोभा नहीं देता है भारत जैसे देश को, जो खुद गुलामी के जंजीर में अभी जकड़ा हुआ है, और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर थोड़ा सा मुनाफा लेकर हम लोग चावल, गेहूँ, ये सब गल्ले भी बेच डालते हैं बाहरी देशों को। गल्ला मतलब ये ये गल्ला नहीं। गल्ला का मतलब क्या हो गया भाई? अनाज की राशि को गल्ला बोला जाता है, जैसे गेहूँ, चावल। इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है। हम सब अपनी करनी से दीन, हम सब भारतवासी अपने ही कर्मों से, अपनी करनी से गरीब बनते जा रहे हैं, अधम से अधम होते जा रहे हैं। अधम यानी नीच, नीच से नीच होते जा रहे हैं। पर तब भी चेत नहीं होता, फिर भी हमारी चेतना नहीं जागती। हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। जितना हम लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब हमारे देश का उन्नति होगा, क्या उस कहने वाली बातों का 1/4 भी हम लोग करते हैं क्या? 1/4 मतलब जितनी बात हम लोग बोलते हैं उतनी बातों का आधा, और आधे का भी आधा। आधे के आधे को चौथाई कहते हैं। यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत ही कम आदमी बचे हुए हैं। आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहोगे
तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो, सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी अनुसार व्यवहार करता है। यदि तुम अभी से देशी चीज़ें काम में लाओगे, तो मैं तुमको वादा करता हूँ मेरे भाई कि इनाम के तौर पर, बख्शीश के तौर पर मैं तुम्हें स्वदेश की बनी हुई कोई अच्छी चीज़ तुम्हें दूँगा। अब देखो ये बातें जो हुई थी बड़े भाई छोटे भाई में, ये आज 20 बरस हो गए। अब ये जो साहब नाम का लड़का था जिसका असली नाम था हरिराम, अब वो बीएल हो गया है। हरिराम वर्मा जी बीएल हो गए हैं, मतलब एलएलबी आजकल जिसे हम लोग कहते हैं, वकालत की पढ़ाई कर चुके हैं। शहर के एक नामी वकीलों में से एक हैं। हालाँकि शहर में कई अच्छे-अच्छे पुराने वकील हैं, लेकिन देश भलाई के कामों में सबसे पहले हरिराम बाबू रहते हैं। इनके दिमाग पर वही अपने बड़े भाई के कहने का असर पड़ गया था इतना गहराई से। हरिराम ने अपने खर्चे से एक मातृ भंडार नाम का एक बहुत बड़ा दुकान खुलवाया है, जिसमें हर मनुष्य के काम लायक, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके लायक, लड़की हो, महिला हो, स्वदेशी बनी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर, कपड़ा लत्ते से लेकर सब कुछ। बाबू श्रीराम अपने छोटे भाई का इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते हैं। जब-जब श्रीराम सोचते हैं कि मैंने जो अपने छोटे भाई के दिमाग में अ, स्वदेशी बातों का या देशभक्ति का जो बीज मैंने बोया था आज से 20 साल पहले, कितना सुंदर उसका फल आज मिल रहा है, ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं वो। और सुंदरिया जो थी ना, वो 11 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी हो गई, एक बहुत बड़े ज़मींदार के बेटे से। अब वो उस ज़मींदार की पतोहू बन गई है, पतोहू मतलब डॉटर इन लॉ। उसके पति, सुंदरिया के जो पति थे, वो भी सुंदरिया के जो पति हैं, वो भी एक देश हितैषी सज्जन हैं। मतलब देश के हित में काम करने वाले सज्जन, महापुरुष, अच्छे इंसान हैं। अब सुंदर देई अपने घर की मालकिन बनी हुई है। इतने बड़े ज़मींदार के घर में नौजवान लड़के से उसकी शादी हुई और अब वहाँ मालकिन बनी हुई बैठी है और अपने पति यानी हस्बैंड, अपने हस्बैंड के सद्गुणों और अच्छे कर्मों की सहकारिणी बनी है। जिसे हम लोग कहते हैं ना अर्धांगिनी, मतलब पत्नी जो होती है वो अपने पति के आधे अंग ही नहीं होती है, सहकारिणी भी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पमेट इंग्लिश में। अपने पति के हर काम में सहयोग करती है। तो आप लोग हैरान ना होना, पुराने ज़माने में छोटी उम्र में शादी होती थी, 11 साल, 12 साल में, और शादी के बाद फिर लड़की जो है अपने माता-पिता के साथ ही रहती थी, 5 साल तक कम से कम। और 5 साल के बाद जब वो 17-18 की हो जाती थी, तब उसका गौना कराया जाता था। यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में ये सब प्रचलन था और गौने के बाद तब वो ससुराल जाती थी। तो सुंदर देई के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आशा करते हैं स्वदेशी भावना और देशभक्ति से ओत-प्रोत यह कहानी आपको पसंद आई और आपको समझ में आया। धन्यवाद।